और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिल गया है। केरल की कमर से रुकने पार्लियामेंट एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। कुट्टी ने 2020 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाब इत्तेफाक राय से किया गया है। तो आपको बताएं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिल गया है। केरल के रुकने पार्लियामेंट हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, जिन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के सुंजवा में जारी एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। फायरिंग में 1 जवान शहीद, 9 जख्मी हुए हैं। मिलिटेंटों के पास से 2 AK-47 राइफल और सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं। इलाके में स्कूल बंद है। अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, SOG, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। ADG जम्मू, DIG जम्मू, SSP जम्मू, CRP के कमांडेंट और सीनियर अफसर सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया और ये ऑपरेशन कंक्लूड किया। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। के रूप में भले ही उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने
यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम मुलाकात इसको करार दिया है। लगातार हम आपको इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। एक और अहम खबर, मालवा न्यू कॉलोनी कुंजर टनमर्ग में घमसान की झड़प के दौरान अब तक 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। अभी भी वक्फे से फायरिंग का तबादला और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने अपने ट्वीट के जरिए 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की जानकारी दी है। गुज़िश्ता रोज से यानी 30 घंटों से अब तक जारी इस एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का सरकर्दा कमांडर और सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला यूसुफ कांत्रू समेत 4 मिलिटेंट हलाक हुए, जबकि एक फौजी ऑफिसर समेत 4 फौजी, एक पुलिस कांस्टेबल और एक शहरी जख्मी हुए। बताया जाता है कि एनकाउंटर में कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांत्रू की हलाकत एक बड़ी कामयाबी है, जो कि टॉप 10 इंतहाई मतलूब मिलिटेंटों की फहरिस्त में शामिल था। वाज़ेह रहे कि पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सुबह 4 बजे एक मुश्तरका मुहासरे और तलाशी कार्रवाई की शुरुआत की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब मुश्तरका सर्च पार्टी मुश्तबा मुकाम पर पहुंची तो मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तसादुम हुआ।
और इस वक्त की एक और अहम खबर, लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत। रांची हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि डोरंडा ट्रेजरी से गैरकानूनी रकम निकलवाने का ये मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल गई है। रांची हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है। तो डोरंडा ट्रेजरी से गैरकानूनी रकम निकलवाने का ये मामला है, जिसमें अब लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल गई है। अहम खबर, रांची हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। दिल्ली फसादात से मुताल्लिक यूएपीए मामले में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत खारिज होने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकरीर पर तबसरा करते हुए कहा कि तकरीर काबिले एतराज और इश्तियाल अंगेज थी। अदालत ने उमर खालिद के वकील से सवाल किया, क्या आप नहीं समझते कि तकरीर इश्तियाल अंगेज थी? फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। गुज़िश्ता सनीचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसीलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस चौकस है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने यहाँ एक आरजी मॉनिटरिंग स्टेशन भी कायम किया है। इसके साथ ही इलाके में किसी भी किस्म की सरगर्मी से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दौरे से पहले जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी पुख्ता है। वीएचपी और बजरंग दल के वफ्द ने जहांगीरपुरी का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए इस वफ्द को रोक दिया गया। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से केरला के 3 एमपी और तमिलनाडु के 1 एमपी जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में मुतासरीन से मिलने आए थे, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने दरमियान में ही रोक दिया। इस सब के साथ तृणमूल कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी का दौरा करने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी का 5 रुकनी वफ्द भी दिल्ली पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद से अपील की गई है कि सूरत हाल के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए बच्चों को मस्जिद ना लाएं। आपसे भी मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अभी हमें एक बार उस पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उनके जो जिस प्रकार के उनके मन के अंदर दुख है या जो वो सहयोग चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। कृपया हमको, क्योंकि आपके कारण से हमको परिवार से नहीं मिलने दे रहे, आप थोड़ा समय हमें दे दीजिए, परिवार से मिलने, फिर आप जो चाहेंगे अध्यक्ष जी आपको बताएं। खरगोन में रामनवमी तशद्दुद के दौरान अबरीश उर्फ सद्दाम खान के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। 3 मुलजिमान मफरूर हैं। आनंद नगर में 2 फरीकों में पथराव के वाक़े के बाद 10 अप्रैल की रात को हुए तशद्दुद के बाद अबरीश नामी म्युनिसिपल मुलाजिम की लाश 11 अप्रैल को कॉटन मार्केट आनंद नगर में मिली थी। कर्फ्यू की वजह से शिनाख्त न होने की वजह से लाश को पोस्टमार्टम के बाद इंदौर भेज दिया गया था। 14 अप्रैल को अहले खाना ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 17 अप्रैल को इंदौर में अबरीश की शिनाख्त करने के बाद लाश 18 अप्रैल को रिश्तेदारों के हवाले कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट रोहित काशवानी ने बताया कि आनंद नगर इलाके के संदीप, दिलीप, अजय, दीपक प्रधान और अजय कर्मा को अबरीश के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल 3 मुलजिमीन मफरूर हैं। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि फिरक़ेवाराना तशद्दुद है। पथराव की वजह से मुलजिमीन की शिनाख्त मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर की गई। उन्हें आनंद नगर और रहीमपुरा इलाकों से गिरफ्तार किया गया। तो हमें कपास मंडी में जो एक प्रकरण आया था, एक बॉडी मिली थी, तो उसके बाद बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। उसके लिए हमारी टीम लगी थी और अभी 5 आरोपियों की उसमें गिरफ्तारी की गई है।
कहाँ से मिले ये आरोपी जो हैं उसी क्षेत्र के हैं, आनंद नगर और रहीमपुरा क्षेत्र के। इनका जो है फैमिली द्वारा भी वहाँ पर गवाहों द्वारा पहचाना गया है और साथ ही इनके साथ कुछ आवश्यक सबूत भी जो मिले हैं और इन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि इन्होंने मारा है। तो कोई कारण सामने आ रहा है? क्या कारण? इसका कारण जो है अभी तो एक धार्मिक उन्माद ही कहेंगे, बाकी अन्य भी कारणों की जैसे तलाशी की जा रही है। अहम खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में आज से पीयूसी दोयम के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। हिजाब तनाज़े के दरमियान इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात के मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज में भी आज इम्तिहानात हो रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का और हिजाब उतारने के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम किया गया है। इसी कॉलेज से हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ था। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से पीयूसी दोयम के इम्तिहानात का आगाज हो गया है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? खासतौर पर हिजाब को लेकर क्या खास इंतजाम किया गया है लड़कियों के लिए? जी देखिए, पुरअमन तरीके से पीयूसी दोयम के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। आज पहला पर्चा है और हम देख रहे हैं कि तमाम तलबा जो है इत्मीनान और सुकून के साथ अपने इम्तिहानात दे रहे हैं। कई इम्तिहानात के मराकज़ में जो है हिजाब और पर्दा बुर्का निकालने के लिए अलहदा कमरे का इंतज़ाम किया गया है। जैसा कि पिछले SSLC के इम्तिहानात में ये हुक्म दिया गया था कि जो इदारे का ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के तहत यहाँ पर भी तलबा इम्तिहान दे सकते हैं। अलबत्ता चूँकि सरकारी कॉलेजों में सरकारी इदारों के तलबा के लिए हिजाब या यूनिफॉर्म में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर जो है बगैर हिजाब के ही उन्हें इम्तिहान देना होगा। तो तमाम सरकारी कॉलेजों के तालिबात के लिए जिस तरह SSLC का इम्तिहानात मुनक़्क़द किए गए थे, उसी तर्ज पर PUC के भी इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी हैं। ना कहीं भी कोई रुकावट या गड़बड़ का कोई भी वाक़या अब तक पेश नहीं आया। आपसे एक और अहम बात ये भी जानना चाहेंगे कि जिन तालिबात ने अर्जी दाखिल की थी हिजाब के लिए, क्या उन तालिबात को भी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त मिल गई? जी बिल्कुल, उन तालिबात ने भी इम्तिहानात में हिस्सा लिया है। हमने देखा कि जो 6 तालिबात उडुपी कॉलेज की थी और इम्तिहानात के लिए बज़िद यानी कि हिजाब के लिए मुस्तकिल उन्होंने फाइट की थी। सिर्फ 6 तालिबात थी। कई तालिबात ने जो है हिजाब की तायीद में एहतजाज किया, बड़ी पैमाने पर एहतजाज हुआ था। वो तालिबात भी आज शामिल हुए हैं। जैसा कि इससे पहले मुस्लिम लीडरों की और उलमाए कराम की भी अपील आ गई थी कि किसी भी सूरत में जो है इम्तिहानात तर्क न करें, किसी भी सूरत में जो है इम्तिहानात से दूर न रहें। तो इस लिहाज से जो है तो रऊफ लगातार ये अपील की जा रही थी कि अपनी तालीम की जानिब तवज्जो दें और उसी का असर जो है वो आज नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कांग्रेस की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। हर गुजरते हुए इलेक्शन के साथ पार्टी का किसी न किसी रियासत में सफाया होता दिखाई दे जाता है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस हवाले से मंथन और चिंतन का दौर भी लगातार जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर इन दोनों कांग्रेस को मशवरे दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीके ने पार्टी को जिंदा करने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। इसके तहत उन्होंने पार्टी को ये मशवरा भी दिया कि कांग्रेस में गांधी खानदान का किरदार क्या होना चाहिए। जराये के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नायब सदर का नया ओहदा बनाने को कहा और इस ओहदे पर बैठने वाला शख्स इलेक्शन टास्क फोर्स की देखभाल करेगा, यानी वो मुल्क भर में इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तरतीब देगा। नायब सदर पार्टी सदर के साथ मिलकर ये काम करेगा। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने मशवरा दिया कि गांधी खानदान का कोई भी फर्द इस ओहदे पर नहीं रहेगा, लेकिन सदर के ओहदे पर गांधी खानदान का कब्जा रहेगा। तंजीम और मवासलात के इंचार्ज AICC जनरल सेक्रेटरी नायब सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि नई हिकमत अमली के तहत मुल्क में इंतखाबात को सही तरीके से
कंट्रोल किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और एमपी कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने मरकजी वज़ीर दाखिला के भोपाल दौरे को लेकर शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक सीएम कमलनाथ का कहना है कि अमित शाह का खैर मकदम है, लेकिन वो ये भी देखें कि मध्य प्रदेश की हालत कितनी बुरी है। यहाँ पर हुक्मरान अवामी मसाइल से चश्मपोशी करने के साथ साथ जिस तरह की कलाकारी कर रहे हैं उस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हर तबका हुकूमत से परेशान है, ऐलानात पर ऐलानात किए जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अवाम समझ नहीं रही, लेकिन अवाम सब समझती है। अमित शाह जी का स्वागत है, वो आए देखें कितनी बुरी हालत है और जो कलाकारी हो रही है उसको भी देखें। तो मध्य प्रदेश में सबको जो जिस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है, जहां हर वर्ग परेशान है और केवल घोषणाएं एक्टिंग करते हैं और सोचते हैं जनता समझती नहीं है, पर जनता आज के दिन बहुत समझदार है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।